आज की इस खास चर्चा में चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। करीब 50 साल पहले का उत्तराखंड। जरा वहाँ के शांत और खूबसूरत पहाड़ों की कल्पना कीजिए। ये पहाड़ सिर्फ मैप पर दिखने वाली कोई जगह नहीं थे, बल्कि उन हजारों लोगों का घर थे जिनकी पूरी की पूरी जिंदगी, उनका वजूद इन्हीं जंगलों और पेड़ों पर टिका हुआ था। आज हम बात करने वाले हैं चिपको आंदोलन की, और यकीन मानिए ये सिर्फ कुछ पेड़ों को कटने से बचाने की कहानी नहीं है, बल्कि प्रकृति और इंसान के रिश्ते को बचाने का एक ऐसा संघर्ष है जिसने इतिहास रच दिया। अब जरा सोच कर देखिए, क्या बिना किसी हथियार के ताकतवर ठेकेदारों और उनकी भारी भरकम मशीनों को रोका जा सकता है? एक पल के लिए इमेजिन कीजिए कि कुछ लोग बड़ी बड़ी मशीनें और कुल्हाड़ियां लेकर आपके घरों को तोड़ने आ जाएं, तो क्या बिना किसी हिंसा के उनका सामना करना मुमकिन है? ये बिल्कुल एक डेविड बनाम गोलियात वाली स्थिति थी। एक तरफ थी ताकत और पैसे वाली पूरी की पूरी व्यवस्था, और दूसरी तरफ थे बिल्कुल निहत्थे थे, लेकिन फौलादी इरादों वाले आम गाँव वाले। तो सवाल ये है कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? इसका जवाब छुपा है चिपको शब्द में। जी हाँ, नाम से ही साफ है, गले लगाना या चिपक जाना। ये एक ऐसा कमाल का शांतिपूर्ण और बिना हथियारों वाला आंदोलन था ना, जहाँ लोगों ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्हें लिटरली अपनी बाहों में भर लिया, उन्हें गले लगा लिया। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि कैसे एक छोटे से गांव के पर्यावरण अभियान ने बिना एक भी गोली चलाए या बिना कोई हिंसा किए इतिहास की पूरी धारा को ही पलट कर रख दिया। लेकिन इस आंदोलन की चिंगारी भड़की कहाँ से? इसकी जड़ें जुड़ी हैं साल 1970 की एक खौफनाक घटना से। अलकनंदा नदी में आई एक भयंकर विनाशकारी बाढ़। इस प्राकृतिक आपदा ने वहां के लोगों को एक बहुत ही कड़ा सबक सिखाया था। उन्हें समझ आ गया था कि देखिए, अगर पहाड़ों पर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वहां की मिट्टी ढीली पड़ जाएगी, और इसका सीधा सा मतलब था जानलेवा भूस्खलन और भारी तबाही। तो ये सिर्फ पर्यावरण बचाने का कोई शौक नहीं था, ये सीधे तौर पर उनके जिंदा रहने का सवाल था। अब आते हैं साल 1973 पर, जिसने आग में घी का काम किया। यहाँ एक बहुत ही अजीब सा दोहरा मापदंड देखने को मिला। एक तरफ थे बेचारे स्थानीय गांव वाले, जिन्हें खेती के अपने बुनियादी औजार बनाने के लिए कुछ अंगू यानी ऐशवुड के पेड़ काटने की इजाजत सरकार ने बिल्कुल नहीं दी, और वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी प्राइवेट स्पोर्ट्स कंपनी को खेल का सामान बनाने के लिए उसी जंगल से सैकड़ों पेड़ काटने का एक भारी भरकम ठेका दे दिया गया। मतलब ये भेदभाव इतना साफ था कि चमोली जिले के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और लोगों का यही गुस्सा ना एक ऐतिहासिक घटना में बदलने वाला था। चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जैसे दूरदर्शी नेता तो पहले से ही लोगों को जागरूक करने में लगे हुए थे, लेकिन इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, इसका क्लाइमैक्स आया 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के रैनी गांव में। ये वो तारीख थी जिसने इस आंदोलन को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। ठेकेदारों ने यहाँ एक बहुत ही चालाकी भरी चाल चली। उन्होंने क्या किया कि मुआवजे की बातचीत के बहाने गांव के सभी पुरुषों को जिला मुख्यालय बुला लिया, ताकि गांव में विरोध करने वाला कोई मर्द बचे ही नहीं। और फिर उनके कुल्हाड़ियों से लैस मजदूर एकदम चुपके से जंगल में घुस गए। लेकिन उनकी ये पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई जब गांव की एक छोटी सी बच्ची ने उन मजदूरों को जंगल में जाते देख लिया। उसने तुरंत दौड़कर पूरे गांव में खतरे की घंटी बजा दी। और यहीं पर एंट्री होती है इस नंबर की, 27। ये नंबर इस कहानी में बहुत बड़ा मायने रखता है। जब उस बच्ची ने अलार्म बजाया तो गांव की एक 50 साल की बेहद साहसी महिला गौरा देवी ने कमान संभाली। उन्होंने बिना एक सेकंड भी बर्बाद किए गांव की 27 महिलाओं को इकट्ठा किया, और ये महिलाओं का छोटा सा ग्रुप अपनी जान की बिल्कुल परवाह किए बिना उन हथियारबंद मजदूरों का सामना करने के लिए सीधे जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। जंगल में पहुंचकर गौरा देवी उन कुल्हाड़ी वाले मजदूरों के सामने बिल्कुल एक चट्टान की तरह खड़ी हो गई। उनके शब्द सुनिए, आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। ये जंगल हमारा मायका है, पहले कुल्हाड़ी हम पर चलाओ, फिर इन पेड़ों पर। जरा उस वक्त के माहौल और उस भारी टेंशन की कल्पना कीजिए। उनकी इस एक गर्जना ने ना ये साबित कर दिया कि दुनिया की कोई भी कुल्हाड़ी उनके इस जज्बे को नहीं काट सकती थी। और इसके बाद जो हुआ वो आज भी पूरी दुनिया में पर्यावरण रक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक है। उन 27 महिलाओं ने शारीरिक रूप से खुद को पेड़ों से चिपका लिया। उनका ये शांतिपूर्ण लेकिन एकदम अडिग स्टैंड ऑफ इतना पावरफुल था कि उन हथियारबंद मजदूरों के हौसले पूरी तरह पस्त हो गए।
महिलाओं की इस एकजुटता के सामने उन्हें हार माननी पड़ी और उन्हें जंगल से बैरंग बिल्कुल खाली हाथ लौटना पड़ा। रेनी गांव की इस छोटी सी जीत ने ना पूरे देश में मानो एक आग सी लगा दी। एक बहुत ही मशहूर नारा उन दिनों पहाड़ों की हवाओं में गूंजने लगा था। क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार। मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। ये सिर्फ तुकबंदी नहीं थी, बल्कि ये वो गहरी सच्चाई थी जो बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं सभी के दिलों में बस गई थी। देखते ही देखते ये स्थानीय संघर्ष राष्ट्रीय और फिर वैश्विक मंच पर पहुंच गया। मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इस स्थानीय लड़ाई को एक बहुत बड़ा रूप दे दिया। उन्होंने एक नया और बहुत ही पावरफुल सिद्धांत दुनिया के सामने रखा। पारिस्थितिकी ही स्थायी अर्थव्यवस्था है, यानी इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। उनकी इन्हीं कोशिशों की बदौलत ये पूरा मुद्दा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रडार पर आ गया। इस पूरे प्रयास की गंभीरता का अंदाजा आप इस एक नंबर से लगाइए, 5000। जी हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने वनों की रक्षा और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हिमालय के मुश्किल रास्तों पर लगभग 5000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। 5000 किलोमीटर पैदल चलना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि अगर एक इंसान ठान ले तो वो पूरे समाज को जगाने के लिए किस हद तक जा सकता है। अगर हम इस पूरे सफर को एक टाइमलाइन में देखें ना, तो ये वाकई हैरान करने वाला है। 1970 की उस भयानक बाढ़ से शुरुआत होती है। फिर 1973 में आंदोलन ऑफिशियली शुरू होता है। 1974 में रेडी गांव में महिलाओं का वो ऐतिहासिक स्टैंड ऑफ होता है। और फिर इसका नतीजा 1980 में हिमालय में पेड़ों की कमर्शियल कटाई पर 15 साल का लंबा बैन लगा दिया जाता है। और अंततः 1987 में इस बेहतरीन काम के लिए इसे राइट लाइवलीहुड अवार्ड से नवाजा जाता है। एक त्रासदी से शुरू होकर इस ग्लोबल सम्मान तक का सफर सच में इंस्पायरिंग है। इस आंदोलन का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट था वो सिर्फ पेड़ों को बचाना नहीं था, बल्कि देश की पॉलिसी को बदलना था। इसने साबित कर दिया कि अगर आपकी नीयत साफ है और आप एकजुट हैं तो अहिंसक तरीके से भी आप बड़ी बड़ी सरकारों को झुका सकते हैं। 1980 में इंदिरा गांधी सरकार का वो 15 साल का बैन लगाना एक बहुत बड़ी जीत थी। और सबसे खास बात, इसी चिपको आंदोलन ने आगे चलकर भारत के बेहद अहम वन संरक्षण अधिनियम यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की नींव रखी। आज की इस खास चर्चा के अंत में 50 साल बाद एक बहुत ही चुभने वाला सवाल हमारे सामने है। आज जब हम भयंकर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो क्या आज हमारे अंदर उन चिपको महिलाओं जैसा साहस बचा है? क्या हम ये समझने की हिम्मत रखते हैं कि ये पेड़ सिर्फ फर्नीचर बनाने वाली लकड़ी नहीं है, बल्कि ये हमारी सांसें हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।